नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। आज एक बार एक अच्छी सी क्लास लेकर मैं फिर से हाजिर हूँ। आशा करता हूँ कि पिछली क्लास आपको समझ आई होगी, और यदि नहीं समझ आई होगी तो ये भी आशा करता हूँ कि आप मुझसे अपने क्वेश्चन पूछेंगे। चलिए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। आज का डिस्कशन होने वाला है दुर्खिम के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत श्रम विभाजन के ऊपर। इनका श्रम विभाजन का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इससे बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी और सोशियोलॉजी के पढ़ने के क्रम में आपका इंटरेस्ट जो है वो भी और भी बढ़ेगा। तो देखा जाए तो ये दुर्खिम की सर्वप्रथम कृति है। ये कृति इन्होंने तब लिखी थी जब इन्हें डॉक्टरेट की उपाधि हेतु जो प्रबंध लिखा था, तो वही कृति है ये इनकी। दुर्खिम की ये रचना जो है वो 3 खंडों में विभाजित है। ठीक है, 3 खंडों में विभाजित है। पहला जो इसका खंड है उसका नाम है श्रम विभाजन के प्रकार है, द फंक्शन ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। इसके अंतर्गत दुर्खिम ने सामाजिक एकता के लिए श्रम विभाजन को आधार माना है तथा उसके वैज्ञानिक अध्ययन के लिए कानूनों के स्वरूप, एकता के रूप, मानवीय संबंधों के स्वरूप, अपराध, दंड, सामाजिक उद्विकास आदि अनेक जो समस्याएं हैं और अवधारणाओं की व्याख्या की है। ठीक है। दूसरे खंड में कारण एवं दशाओं की बात की है और जिसमें सामाजिक विभाजन के श्रम विभाजन के परिणामों की भी चर्चा की है। तीसरा खंड इनका श्रम विभाजन के असामान्य स्वरूप का है। इसके अंतर्गत श्रम विभाजन के कुछ असामान्य स्वरूपों का उल्लेख किया है और ये जो संपूर्ण पुस्तक है 14 अध्यायों में बटी हुई है, लेकिन जो इसकी विशेष सामग्री है वो पूर्णतः इसके शीर्षक से बधी हुई नहीं है। तो चलिए हम चर्चा करते हैं श्रम विभाजन के प्रकार के बारे में। श्रम विभाजन के प्रकार की चर्चा करने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि प्रकार से मतलब क्या है दुर्खिम का। कार्य का अर्थ इन्होंने 2 बताया। पहला है प्रकार का अर्थ गति व्यवस्था अथवा क्रिया से, यानी जो हम क्रिया करते हैं वो है। दूसरी है क्रिया के द्वारा पूर्ण होने वाली आवश्यकता से। तो यहाँ पर दुर्खिम की जो प्रकार की अवधारणा है वो दूसरे से मैच करते हैं, यानी क्रिया द्वारा पूरी होने वाली आवश्यकता से, क्रिया द्वारा पूरी होने वाली आवश्यकता। तो इससे इनकी मैच करती है, इससे इनकी मैच नहीं करती है। ठीक है। प्रकार का अर्थ दुर्खिम ने परिणाम या प्रभाव से नहीं लिया बल्कि उसकी भूमिका से लिया है। तो प्रकार का अर्थ है इनकी भूमिका से। ये दिमाग में आप बिठा लेंगे तो चीज़ें बहुत सारी सरल हो जाएंगी। दुर्खिम समाज को एक नैतिक वास्तविकता मानते हैं और साथ ही नैतिक व्यवस्था के अभाव में कोई भी सामाजिक व्यवस्था अधिक समय तक नहीं चल सकती। इसलिए किसी भी सामाजिक तथ्य का प्रकार स्वाभाविक रूप से नैतिक होना चाहिए। दुर्खिम के अनुसार नैतिकता के व्यवहार वे नियम हैं जो मानव के आचरण पर अनिवार्य रूप से लागू होते हैं और जिनके साथ समूह की अभिमति जुड़ी होती है। ठीक है। इस प्रकार नैतिक तथ्य का संबंध मानव आचरण से है और श्रम विभाजन की प्रकृति भी नैतिक है। इसलिए श्रम विभाजन का प्रकार भी स्वाभाविक रूप से समाज में जो है नैतिक कार्यों को उत्पन्न करता है। सामान्यतः यह माना गया है कि श्रम विभाजन का जो काम है वो सभ्यता का विकास करना है, क्योंकि श्रम विभाजन के विकास के साथ साथ समाज में विशेषीकरण और जो उत्पादन में वृद्धि होती है, बौद्धिक तथा भौतिक प्रगति होती है, सुख के उपभोग और ज्ञान का प्रसार होता है। इसलिए समाज में जो सभ्यता बढ़ती है वो इसी कारण बढ़ती है। यही कारण है कि कई विद्वान श्रम विभाजन को सभ्यता का स्रोत मानते हैं, किंतु दुर्खिम जो हैं वो मानते हैं कि श्रम विभाजन का प्रकार सभ्यता का विकास करना नहीं है, क्योंकि स्रोत का अर्थ प्रकार से नहीं है। सुखों की वृद्धि या भौतिक एवं बौद्धिक प्रगति श्रम विभाजन के फलस्वरूप उत्पन्न होती है।
इसलिए वे इसके परिणाम हैं, प्रकार परिणाम नहीं होता है। तो दुर्खिम का मानना है कि सम विभाजन का कार्य जो है सभ्यता का विकास करना नहीं होता। ठीक है, क्योंकि जो स्रोत का अर्थ प्रकार से नहीं है। यहाँ इन्होंने प्रकार का अर्थ क्या बताया था, भूमि क्या बताया था, तो ये बात वही बातें यहाँ पे कह रहे हैं। दुर्खिम ने सभ्यता के विकास में 3 प्रकार के विकास को सम्मिलित किया है। ठीक है, पहला विकास है आर्थिक विकास। पहला विकास क्या है? आर्थिक विकास। आर्थिक विकास में क्या है कि इसकी जो प्रमुख विशेषता वो ये है कि यहाँ पे बड़े बड़े उद्योग धंधे स्थापित होते हैं। यहाँ पर जो है नैतिक उन्नति के बजाय अपराध और आत्महत्याएँ अधिक देखने को मिलती हैं। रेल, मोटर, मशीनें काफ़ी उपयोगी होती हैं, किंतु इनके साथ साथ नैतिक बंधन नहीं होते हैं। दुर्खिम का मत है कि औद्योगिक क्रियाएं आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, किंतु नैतिक आवश्यकता की पूर्ति नहीं करती हैं। ठीक है, दुर्खिम का मत है। दूसरी अवस्था है कलात्मक विकास। कलात्मक विकास को दुर्खिम विलासिता का विकास मानते हैं। ये मानते हैं कि कलाकृतियों में नैतिक घटनाओं की अभिव्यक्ति हो सकती है, परंतु स्वयं कला नैतिक तथ्य नहीं है। कला के नाम पर रागात्मक प्रवृत्तियों के अनियंत्रित एवं उत्तेजित विकास को दुर्खिम ने नैतिक संकट माना है। ठीक है, फिर तीसरा है वैज्ञानिक विकास। दुर्खिम ने केवल विज्ञान विकास को ही आंशिक रूप से नैतिकता के तत्व के रूप में स्वीकार किया है, क्योंकि समाज में सदस्यों के द्वारा ज्ञान और बुद्धि को बढ़ाना तथा वैज्ञानिक सत्य को जानना एक कर्तव्य माना जाता है। इस प्रकार दुर्खिम सभ्यता के तीनों पक्षों के विकास का संबंध नैतिक विकास से नहीं मानते हैं। दुर्खिम मानते हैं कि सम विभाजन का प्रकार समाज में किसी नैतिकता की पूर्ति करना है। जब समाज के सदस्यों तथा अंतर संबंधों में वृद्धि होती है तो समाज में श्रम विभाजन में वृद्धि होती है। नए व्यवसायिक समूह जन्म लेते हैं जिनमें एकता होती है, जो समाज के लिए आवश्यक तत्व हैं। श्रम विभाजन जो है समाज को एकता देता है, प्लस नैतिकता लाता है। ठीक है, और भी कई उदाहरण दुर्खिम ने दिए हैं। जैसे कि इन्होंने कहा कि हम केवल उन लोगों से मित्रता नहीं करते हैं जो हमारे से समानता रखते हैं, वरन हम उनसे मित्रता करते हैं जो हमसे भिन्न हैं, क्योंकि वो भिन्न चीज़ों की आपूर्ति करते हैं। हमें उन चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो हम चाहते हैं कि हमारे उनसे व्यवहार बने रहें ताकि हमें उन चीज़ों की पूर्ति हो सके जिसकी आवश्यकता हमें है। फिर हम आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे कानून एवं एकता की। श्रम विभाजन का प्रमुख कार्य समाज में एकता उत्पन्न करना है, और एकता एक नैतिक तथ्य है जिसका अवलोकन एवं परीक्षण प्रत्यक्ष तरीकों से किया जा सकता है। दुर्खिम का मानना है कि वैधानिक कानून के अध्ययन के आधार पर हम किसी समाज की एकता को माप समझ सकते हैं। वैधानिक कानून समूह के सदस्यों के पारस्परिक संबंधों को प्रकट करते हैं। वैधानिक कानून समझ रहे होंगे कि आप क्या हैं, जो सभी को मान्य हो। सदस्यों में जितने घनिष्ठ संबंध होंगे, समूह में उतनी अधिक एकता होगी। समाज की कानून व्यवस्था होती है, सामाजिक एकता भी उतनी ही प्रकार की होती है। दुर्खिम ने कानून का वर्गीकरण कर प्रत्येक प्रकार के कानून से संबंधित सामाजिक एकता के प्रकार का भी उल्लेख किया है। आपने प्रमुख रूप से 2 प्रकार के कानूनों का उल्लेख किया है, दमनकारी कानून और प्रतिकारी कानून। दमनकारी कानून होते हैं जो सार्वजनिक होते हैं। यह राज्य और व्यक्ति के संबंध का नियमन करते हैं। इनमें व्यक्ति के बजाय सामूहिक हितों का अधिक महत्व दिया जाता है। ठीक है, ये दमनकारी होते हैं। आँख के बदले आँख की प्रवृत्ति होती है, और ये यहाँ पर अपराध जो है वो संपूर्ण समाज के खिलाफ माना जाता है, और ये खासकर प्राचीन समाजों में पाए जाते थे। आज के भी समाज में है, लेकिन उतने गहरे नहीं जितने पहले थे। दूसरा है कानून प्रतिकारी कानून। इन कानूनों का उद्देश्य व्यक्तियों के पारस्परिक संबंध में उत्पन्न असंतुलन को बनाना है। जैसे दीवानी कानून, जमीन से जुड़े विवाद, व्यवसाय से जुड़े विवादों, इन सब का जो देख रेख करता है प्रतिकारी कानून है। अब हम आते हैं दुर्खिम के सामाजिक एकता की अवधारणा की तरफ। दुर्खिम के अनुसार समाज और व्यक्ति में पाई जाने वाली समानता और समानता दोनों ही समाज में एकता उत्पन्न करती है।
ये पूरा वाक्य ही गलत है, इस वाक्य को आप लोग सुधार लें। मैं बता देता हूँ ये वाक्य क्या होगा। एक सेकंड। ये वाक्य ऐसा रहेगा कि जब तक लोगों के मध्य लगाव और आकर्षण नहीं होता है तब तक दूसरे के लोग निकट नहीं आते हैं। निकट लिखा है, निकट रहेगा, नहीं आते हैं। लेकिन निकट आने का सिर्फ आधार यहाँ पर आधार है, सिर्फ समानता ही नहीं असमानता भी होती है। जैसे स्त्री और पुरुष विभिन्न शारीरिक भिन्नता होने के बावजूद भी आकर्षण हेतु विवश होते हैं। श्रम विभाजन भी ऐसे ही एकता की तरफ काम करती है। ठीक है, तो आप इसे ठीक कर लीजिएगा। चलते हैं हम आगे। दुर्खिम के अनुसार समाज में दो प्रकार की एकता पाई जाती है। एक है यांत्रिक एकता जिसे मैकेनिकल सॉलिडारिटी का बोला है, उसके बाद है सामूहिक एकता जिसे ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी बोला है। ठीक है, तो जो यांत्रिक एकता है वो सरल आदिम और प्राचीन समाजों में पाई जाती है। यहाँ पर जो एकता का आधार है वो समूह के सदस्यों के बीच जो समानता है वो होती है, और इनके जो विचार हैं इन समूहों के या इन समाज में रहने वाले लोगों के मध्य जो विचार विश्वास भावनाएं वो एक प्रकार की होती हैं। जीवन शैली भी होती है, इसका आकार बहुत छोटा होता है, वगैरह वगैरह बहुत सारी इनकी विशेषताएं हैं। यांत्रिक समाज की विशेषता क्या है? तो ये भेदभाव रहित समाज है। यहाँ पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं पाया जाता। एक समूह में जो लोग रहते हैं वो समान रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर व्यक्ति के बजाय समाज को अधिक महत्वपूर्णता दी जाती है। सामूहिक चेतना का प्रभुत्व होता है। दमनकारी कानून की प्रधानता होती है। ठीक है, यांत्रिक एकता वाले समाज में सामाजिक एकता का आधार नैतिकता होती है। ठीक है, सजातीयता अधिक होती है, और यहाँ पर जनमत का महत्व अधिक होता है। ठीक है, उसके बाद राजनीतिक जीवन कैसा होता है? तो जो होता है न्याय दंड और सामाजिक मामले सारे समूह द्वारा सामूहिक रूप से निपटाए जाते हैं। ठीक है, सारा समूह या समुदाय मिलकर ही कानून बनाने उसे लागू करने और कानून का उल्लंघन करने वाले को दंड देने का कार्य एक पूरा समुदाय ही मिलकर करता है। यहाँ मामला जो होता है अपराध का वो पूरे समूह के खिलाफ माना जाता है। आर्थिक संगठन जो होता है वो भरण पोषण वाले होते हैं। ठीक है, कि मतलब रोज कुआं खोद के पानी पीना वो वाला हाल रहता है। धार्मिक संगठन जो होता है वो टोटेमवाज यानी किसी प्रतीक की पूजा की जाती है। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। अब सामूहिक एकता की बात करते हैं। यांत्रिक एकता के विपरीत दुर्खिम ने इस प्रकार की एकता को सावयव एकता कहा है। क्यों कहा है? ये ना ऑर्गेनिज्म से लिया है कि ये जो एकता है जैसे जो शरीर के विभिन्न पार्ट हैं तो अलग अलग, लेकिन पूरा पार्ट बन के एक शरीर बनाते हैं। तो वैसे भी समाज के सदस्य हैं भिन्न भिन्न, लेकिन एक साथ मिलकर पूरी समाज की रचना करते हैं। तो उसी एकता की बात यहाँ पर करते हैं। देखिए लिखा है ना, आधुनिक और जटिल समाज होते हैं। प्रतिकारी कानून होता है, मतलब सुधारात्मक कानून जिसे कहा जाता है। ये देखिए लिखा है ना, उसी प्रकार काम करते हैं जैसे ऑर्गेनिज्म काम करता है, जो मैंने अभी आपको बताया। सारे समाज की विशेषता की बात करेंगे तो विभेदीकरण जो होता है यानी विशेषीकरण पाया जाता है और जटिल रूप से पाया जाता है। नैसर्गिक का मतलब होता है दूसरे पर निर्भर रहना। विभिन्न व्यवसायों का विकास होता है, प्रतिकारी कानून होते हैं। ठीक है, उसके बाद आर्थिक संगठन जो होता है वो बहुत ब्रॉड होता है। राजनीतिक व्यवस्था में व्यवस्थापिका कार्यपालिका न्यायपालिका अलग अलग काम करती हैं। श्रमिक संगठन होते हैं। तो ये सारी विशेषताएं हैं। अब दोनों में हम अंतर देख लेते हैं, यांत्रिक और सावयवी में। तो यांत्रिक में भी जो होता है व्यक्ति को समाज से सीधे जोड़ा जाता है, यानी व्यक्ति जो है वो समाज से सीधा जुड़ा रहता है। लेकिन सावयवी में क्या है कि व्यक्ति जो होते हैं सदस्यों के मध्य जो उनके संबंध होते हैं वो पारस्परिक संबंध से जुड़े होते हैं। यहाँ पे कार्यों के विशेषीकरण का भाव है, यहाँ पे विशेषीकरण पाया जाता है। एकता का आधार सामाजिक होता है, एकता का आधार विशेषता होता है। दमनकारी कानून होते हैं, यहाँ प्रतिकारी कानून होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर यांत्रिक में सामूहिक एकता पर बल दिया जाता है, यहाँ व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर। यहाँ व्यक्ति के विकास में यह बाधक है, व्यक्ति के विकास में अनुकूल है। दुर्खिम यांत्रिक एकता की तुलना निर्जीव अचेतन वस्तु से करते हैं, यहाँ पर वो शरीर से तुलना करते हैं। अपराध की संख्या अधिक होती है क्योंकि अपराध की कोई श्रेणी नहीं होती, सारे अपराध अलग अलग होते हैं। यहाँ पर अपराधों की संख्या कम है क्योंकि अपराधियों की एक श्रेणी होती, अपराध की एक श्रेणी होती है जिसमें कई सारे अपराध में रहते हैं।
जैसे चोरी है ना, तो चोरी में कई सारे और भी अपराध आते हैं। यहाँ पर चोरी एक अलग अपराध है, फिर चुरा कर भाग जाना वो अलग अपराध है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ये भावना विशेष प्रधान समाज होता है, यहाँ नियम विशेष होता है, धर्म की प्रधानता होती है, यहाँ धर्म का प्रभाव जो होता है तुलनात्मक रूप से कम होता है। अब हम बात करते हैं कारण और दशाओं पर। तो दुर्कहेम ने अपनी पुस्तक के दूसरे खंड में कारण और दशाओं की बात की है। ठीक है। श्रम विभाजन चूंकि एक सामाजिक तथ्य है, अतः दुर्कहेम ने इसके कारणों की खोज भी सामाजिक जीवन की दशाओं और उसकी आवश्यकता से ही की है। श्रम विभाजन के दुर्कहेम ने दो कारक माने हैं, प्राथमिक और द्वितीय। प्राथमिक कारक में जनसंख्या वृद्धि है उसके परिणाम को बताया है, जबकि द्वितीय कारक में दो चीज़ें शामिल हैं। पहला है सामान्य आत्मा या चेतना की बदली हुई अवस्था, और दूसरा है पैतृकता का घटता प्रभाव। ठीक है, जैसा कि हम यहाँ पे लिखा है। अब हम देखते हैं इसके पहले कारण में क्या है। देखिए, जैसा कि जनसंख्या के आकार में यदि वृद्धि होगी, जाहिर सी बात है जटिलता अधिक होगी। जनसंख्या वृद्धि भी इन्होंने बताया है कि दो रूप में होती है। एक होती है जनसंख्या के आकार में वृद्धि, एक होती है घनत्व में वृद्धि। जनसंख्या में वृद्धि होने पर खंडात्मक समाज धीरे धीरे जो होते हैं लुप्त होने लगते हैं, उनके स्थान पर मिश्रित समाज आने लगते हैं। एक विशेष केंद्र जहाँ फैक्ट्रियाँ होती हैं वहाँ पे जमाव ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद बताते हैं कि घनत्व भी दो प्रकार का होता है। एक होता है भौतिक घनत्व, जिसमें शारीरिक दृष्टि से लोग एक ही स्थान पर केंद्रित होने लगते हैं। एक होता है नैतिक घनत्व, जो भौतिक घनत्व का ही परिणाम है। इसमें लोगों के संबंधों में, उनकी क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं में वृद्धि होती है। जैसे लोग एक जुड़ जाते हैं एक स्थान से, तो ये उसी नैतिक घनत्व की बात करते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं सामूहिक आत्मा का ह्रास। यहाँ आत्मा है या बदलती हुई अवस्था, यहाँ आत्मा है, चेतना नहीं है। यहाँ आत्मा है। इन सारी गलतियों के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है ये गलतियाँ क्यों होती हैं, उसे आप नज़रअंदाज करें। श्रम विभाजन के द्वितीय कारकों में से प्रथम कारक सामूहिक आत्मा का क्रमिक ह्रास है। दुर्कहेम लिखते हैं, यह देखा जा सकता है कि श्रम विभाजन की प्रगति उतनी ही कठिन होगी और धीमी होगी जितनी सामूहिक आत्मा सशक्त और निश्चित होगी। इसके विपरीत यह उतनी ही अधिक तीव्र होगी जितना व्यक्ति अपने कर्तव्य के साथ सामंजस्य करने में समर्थ होगा। ठीक है। प्राचीन समाजों में जहाँ समानताएं अधिक होती हैं, वहाँ व्यक्तिगता के स्थान पर सामूहिकता की प्रधानता होती है। व्यक्तिगत सामूहिक हित और भावनाओं द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त करता है, किंतु जब व्यक्तिगत हित एक समय के बाद सामूहिक हितों को दबा दें, तो व्यक्तिगत चेतना सामूहिक चेतना पर छा जाए, तो श्रम विभाजन और विशेषीकरण पनपता है, जो आज के समाज में देखा जा सकता है। तीसरा है पैतृकता का घटता प्रभाव। तो पैतृकता का प्रभाव जितना कम होगा, परिवर्तन उतने अधिक होंगे, ये होना चाहिए। उसके बाद है कि पैतृकता के आधार पर जब समाज में व्यवसाय अथवा कार्यों का बंटवारा किया जाता है, तो श्रम विभाजन के विकास में बाधाएं आती हैं। ये कह रहे हैं कि यदि हम अपने पिता के ही व्यवसाय को लेकर चलेंगे तो समाज में श्रम विभाजन अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा। यदि हम पिता के व्यवसाय से हट के अपनी मनमर्जी के हिसाब से व्यवसाय को हम चुने, तो वो श्रम विभाजन के लिए अच्छा माना जाएगा। तो ये कह रहे हैं। ठीक। अब हम बात करते हैं श्रम विभाजन के परिणाम के बारे में। तो यहाँ श्रम विशेषीकरण अधिक होगा, ठीक है, जो समाज के लिए बढ़िया होता है। सभ्यता के विकास में ये सहायक होती है। कैसे? जैसे जैसे श्रम विभाजन का विकास होता है, वैसे वैसे सभ्यता का भी विकास होता है। जनसंख्या के आकार और घनत्व में वृद्धि से श्रम विभाजन में वृद्धि होती है, जो सभ्यता को भी विकसित करती है। ठीक है। फिर सामाजिक प्रगति उसी प्रकार से जिस प्रकार से विकास होगा। सामाजिक परिवर्तन और व्यक्तिगत परिवर्तन होता है। नमून समूहों की उत्पत्ति होती है। जब नए नए रोजगार पनपेंगे, नई नई चीज़ें आएंगी, इन्वेस्टन होगा, तो जाहिर सी बात है नए समूहों की उत्पत्ति होगी, अंतर्निर्भरता बढ़ेगी, व्यक्तिगत विचार जो हैं वो खुलकर सामने आएंगे, प्रतिकारी कानूनों का दबाव रहेगा, प्लस नैतिक दबाव भी रहेगा। तो ये सारे जो हैं वो परिणाम हैं। अब हम बात करते हैं कि श्रम विभाजन के असामान्य स्वरूप के बारे में।
समाज में श्रम विभाजन ग्रंथ के तीसरे खंड में दुर्खिम ने श्रम विभाजन के कुछ असामान्य स्वरूपों का उल्लेख किया है। श्रम विभाजन के जहाँ कुछ अच्छे परिणाम निकलते हैं वहीं इसके कुछ व्याधिके परिणाम भी उत्पन्न होते हैं। श्रम विभाजन का एक प्रकार समाज में सामूहिक एकता उत्पन्न करना है। श्रम विभाजन के जो स्वरूप समाज में एकता स्थापित नहीं करते हैं, दुर्खिम उन्हें श्रम विभाजन के असामान्य स्वरूप कहते हैं। तो दुर्खिम ने श्रम विभाजन के 3 असामान्य स्वरूपों का उल्लेख किया। आदर्शहीन श्रम विभाजन, बलात् श्रम विभाजन, व्यक्तिगत कार्य की अपर्याप्त वाला श्रम विभाजन। आदर्शहीन श्रम विभाजन क्या है, जिसको इन्होंने अंग्रेजी में इकोनॉमिक डिवीजन ऑफ लेबर कहा है। श्रम विभाजन की प्रक्रिया में कई बार ऐसा भी होता है कि उनके सामाजिक कार्यों से परस्पर तालमेल नहीं रह पाता है। वे परस्पर सहयोग करने के स्थान पर एक दूसरे के विकास में बाधक बन जाते हैं। खासकर यह आर्थिक क्षेत्र और वैज्ञानिक क्षेत्र में पाया जाता है। कैसे? आर्थिक क्षेत्र में श्रम विभाजन के कारण उद्योगों में विशेषीकरण बढ़ता है, इससे एकता के बजाय संघर्ष पनपता है। मालिक और मजदूर का हड़ताल होती है, तालाबंदी होती है, व्यापारिक संकट आता है, आर्थिक असफलता होती है। तो ये सब बता रहे हैं, इसके अंदर आता है। उसके बाद वैज्ञानिक क्षेत्र में क्या है, एक व्यक्ति एक साथ सभी विज्ञानों के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकता था। पहले सब विज्ञानों पर एक साथ अधिकार प्राप्त कर सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब एक व्यक्ति एक ही प्रकार का वैज्ञानिक बन सकता है। फिर बताते हैं कि ये बलात् श्रम विभाजन, यानी किसी से ज़बरदस्ती काम करवाना, उसकी योग्यता उसकी रुचि के बगैर काम करवाना, जाहिर सी बात, मतलब सीधी सी बात ये है। वे वर्ग एवं जाति का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि इनका निर्माण श्रम विभाजन के संगठित रूप को प्रकट करता है, किंतु कई बार ये एकता के बजाय महत्वाकांक्षी पीड़ा और दुख को जन्म देते हैं, विशेष रूप से तब जब ये लोग उनकी रुचि के अनुरूप कार्य नहीं लेते हैं, उनसे जबरन करते हैं। तो ये है। तीसरा है व्यक्तिगत कार्य की अपर्याप्तता। श्रम विभाजन का तीसरा सामान्य स्वरूप व्यक्तिगत कार्य की अपर्याप्तता में देखा जा सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि व्यावसायिक और औद्योगिक संस्थाओं में कार्य करने वाले लोगों की पर्याप्त मात्रा में कार्य प्राप्त नहीं होता है, अथवा उनके कार्यों में कोई समन्वय नहीं होता है। तब अव्यवस्था और असमानता फैलती है और श्रम विभाजन एकता पैदा नहीं करता है। अब हम विश्लेषण करते हैं, समीक्षात्मक क्या है। मटर ने कहा कि लक्ष्य और उद्देश्य के स्थान पर प्रकार शब्द का जो इन्होंने प्रयोग किया है वो ठीक नहीं है। एकता जो इन्होंने दी है, दुर्खिम ने सामाजिक तथ्य माना है उसे, जबकि वो सामाजिक तथ्य नहीं, मनोवैज्ञानिक पहलू है। रेमंड एरन ने कहा है कि दुर्खिम ने यांत्रिक समाज को, दुर्खिम ने खंडात्मक समाज कहा जो पूरी तरह से पृथक समाज होता है। ठीक है, दुर्खिम ने अपने आधुनिक प्रगतिशील समाज द्वारा भी खंडात्मक समाज रचना करने की संभावना व्यक्त की है, यानी दोनों चीज़ आपस में उलझी हुई है। बिरस्टरी कहते हैं कि दुर्खिम ने प्राचीन एवं आधुनिक समाजों का भेद उनमें व्याप्त समानता एवं विभेद के आधार पर किया है, जो उचित प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि सभी समाजों में कुछ मात्रा में समानता भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, उपयुक्त आलोचनाओं के बावजूद हम कह सकते हैं कि इनकी एक महान कृति है, समाजशास्त्र में इनकी एक महान देन है। जॉर्ज सिम्पसन लिखते हैं कि उस व्यक्ति की प्रथम महान कृति जिसने लगभग चौथाई शताब्दी तक फ्रांसीसी विचार पर नियंत्रण किया, और इसका प्रभाव अभी घटने के बजाय बढ़ रहा है। ऐतिहासिक तथा प्रसंग की दृष्टि से यह आज भी ऐसी पुस्तक है जो उन सभी के द्वारा पढ़ी जानी चाहिए जो सामाजिक विचारधारा के ज्ञान और सामाजिक समस्याओं में रुचि रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। दुर्खिम का ये दूसरी अवधारणा थी। तीसरी अवधारणा के बारे में हम कल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।